जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका एजुकेटर शुभम सर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल माय डीडीयू यूनिवर्सिटी पे। स्टूडेंट साथ ही कहना चाहूंगा कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम का लिंक है, तो जो आप स्टूडेंट्स टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आप मुझे से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है या कुछ भी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और टेलीग्राम लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आया था, पाठचर्या का अर्थ है। द मीनिंग ऑफ कैरिकुलम इज, ऑप्शन ए है यानी पाठचर्या, ऑप्शन ए कह रहा है पाठ्यक्रम में पाठ सहगामी क्रियाएं, बी कह रहा है पाठ्यक्रम में पाठ, सी कह रहा है पाठ्यक्रम में किताबें और डी कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मीनिंग कह रहा है पाठचर्या का क्या मतलब है, तो पाठचर्या का जो आपका ऑप्शन है सिलेबस एंड को करिकुलर एक्टिविटीज। जो पाठचर्या यानी एक करिकुलम वर्ड जो है, इसका मतलब क्या होता है, सिलेबस एंड को करिकुलर एक्टिविटीज, पाठ्यक्रम में पाठ सहगामी क्रियाएं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। किसने कहा कि शिक्षा का अभिप्राय बालक और मनुष्य के का मन और आत्मा के बहुमुखी एवं सर्वोत्तम विकास है। किसने कहा कि इसका मतलब, शिक्षा का मतलब, शिक्षा का अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर मन आत्मा के बहुमुखी और सर्वोत्तम विकास से है। यानी हु सेड बाय एजुकेशन आई मीन ऑल राउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन अ चाइल्ड, यानी बच्चों, किसने कहा कि एजुकेशन से मेरा मानना यह है कि मैं बच्चों के अंदर जो सबसे बेहतरीन चीज होता है उसको, जो बेहतरीन चीज है उसके मन, उस व्यक्ति के अंदर, उसके शरीर में, उसके मन में और उसकी आत्मा में उसका डेवलपमेंट हो। ये जो कथन है आपको बता दूं स्टूडेंट्स, ये एम.के. गांधी यानी मोहनदास करमचंद गांधी जी का है। ठीक है, उन्होंने कहा था कि शिक्षा का अभिप्राय बालक और मनुष्य के शारीरिक, मन तथा आत्मा के बहुमुखी यानी ऑल राउंड डेवलपमेंट से है। ठीक है, अगला प्रश्न देते हैं। विच वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ नेशन, यानी इसमें से सबसे महत्वपूर्ण सोर्स ऑफ डेवलपमेंट क्या है, यानी सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है राष्ट्र के विकास का। तो कह रहा है ऑप्शन ए ह्यूमन रिसोर्स यानी मानव संसाधन, बी कह रहा है मिनरल रिसोर्स यानी खनिज संसाधन, सी कह रहा है लैंड रिसोर्स यानी भूमि संसाधन और डी कह रहा है नेचुरल रिसोर्स यानी प्राकृतिक संसाधन। यानी राष्ट्र विकास का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मानव संसाधन यानी ह्यूमन रिसोर्सेज। इसका राइट आंसर क्या है, खनिज और ये सब तो बाद में आता है, पहले ह्यूमन रिसोर्सेज यानी जो होते हैं वो राष्ट्र में विकास में जो भौतिक साधन है या जो भी साधन है वो बिना मानव संसाधन के ये सारे संसाधन बेकार है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं आपके स्क्रीन पे। अगला प्रश्न कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय एकता में कौन बाधक है। तो राष्ट्रीय एकता की बात करें उसमें कौन बाधक है, ऑप्शन कह रहा है जातीयता या सांप्रदायिकता, प्रांतीयता, भाषा असमता, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यानी जो ऑब्स्टेकल क्या है नेशनल इंटीग्रेशन में, नेशनल डेवलपमेंट में, नेशनल इंटीग्रेशन में बाध्यता क्या है, तो जातिवाद और सांप्रदायिकता ये भी होगा, और प्रांतीयता एवं भाषा असमता यानी प्रोविंशियलिज्म एंड द लिंग्विस्टिक डिस्पैरिटी, तो कास्टिज्म और कम्युनलिज्म ये दोनों। ठीक है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा कि ए बोथ ऑफ द एबव, यानी ए और बी दोनों, बोथ ऑफ द एबव लिखा है, इसका मतलब ए और बी दोनों। ठीक है, बस इतना समझिएगा, ये दोनों राष्ट्रीय एकता में बाधक है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आ रहा है पाठचर्या के निर्माण का आधार है, यानी कि जो कैरिकुलम बनता है वो किस आधार पर बनता है, तो कैरिकुलम बनने का आधार क्या है, कह रहा है फिलोसफिकल बेसिस एंड दार्शनिक आधार, बी का रहा है साइकोलॉजिकल यानी मनोवैज्ञानिक आधार, सी का रहा है सोशल बेसिस सामाजिक आधार, डी का रहा है ऑल ऑफ द अबाउट। अरे तो भाई देखो इसका, या बच्चों इसको देखो, इसका राइट आंसर हो जाता है उपरोक्त सभी। ये जो चारों, ये जो ऊपर दिया हुआ है ये सारे इसके बेसिस है, यानी ठीक है, ये जैसे दार्शनिक आधार हो गया, मनोवैज्ञानिक हो गया, सामाजिक आधार हो गया, तो ये जो फिलोसफिकल, साइकोलॉजिकल और जो सोशल बेसिस है, ये सारे पाठचर्या जो आपका करिकुलम होता है उसका निर्माण इन सब चीजों को ध्यान में देखकर किया जाता है ताकि बालक का सर्वांगीण बहुमुखी विकास हो सके। ठीक है, देखिए शिक्षा का मतलब आपको नौकरी लेना बस नहीं है, शिक्षा का मेन उद्देश्य आपको एक सभ्य और एक अच्छा नागरिक राष्ट्र का बनाना है। नौकरी या जॉब प्राप्त करना कभी शिक्षा का एक वास्तविक अर्थ नहीं हो सकता है, इस बात को आप ध्यान रखिए। ठीक है, शिक्षा आप नौकरी प्राप्त करने के लिए नहीं, आप एक सभ्य, एक अच्छे राष्ट्र के एक अच्छे व्यक्ति बने, राष्ट्र का एक सभ्य नागरिक बने जिससे राष्ट्र का बहुमुखी विकास हो सके। चलिए अगला प्रश्न देखें। शिक्षा एक विधि यानी एजुकेशन एज ए सब्जेक्ट ऑफ द लेजिस्लेशन इंक्लूडेड इन, यानी शिक्षा एक विधि विषय के रूप में सम्मिलित है।
संघीय सूची में रखा गया शिक्षा को, स्टेट लिस्ट में रखा गया, समवर्ती सूची में रखा गया है, या शेष शक्ति सूची में यानी यूनियन लिस्ट में है कि स्टेट लिस्ट में है कि कॉन्करेंट लिस्ट में है कि रेजिडुअरी पावर लिस्ट में। डे स्टूडेंट, मुझे पता है कि ज्यादातर व्यूअर जो वो हमारे हैं वो हिंदी मीडियम में यानी हिंदी में प्रश्नों को देखना पसंद करते हैं, लेकिन मैं फिर भी आपके लिए इंग्लिश में क्वेश्चंस को इसलिए पढ़ देता हूँ, कई बार हिंदी के शब्द न देके सीधे आपके लिए अंग्रेजी के शब्द उसकी जगह पर रख दिया जाता है, तो आपको थोड़ा समझ में आए, क्योंकि अंग्रेजी भी आपको जानना थोड़ा जरूरी है। ठीक है, तो कह रहा है कि किसमें सम्मिलित किया गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये कॉन्करेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची में रखा गया है। इसको किसमें रखा गया है? समवर्ती सूची में रखा गया है। ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट में। ठीक है, रहा है जो आपका 7वां प्रश्न है वो कह रहा है कि हु सेड एजुकेशन इज ए ट्राइपोलर प्रोसेस, यानी शिक्षा त्रिध्रुवी प्रक्रिया किसने कहा? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये क्वेश्चन आपके फर्स्ट पेपर में भी EDU 101 का जो पेपर है, जिन्होंने इसको फर्स्ट नंबर पे रखा है, उनके भी प्रश्न पत्र में आया था। डियर स्टूडेंट्स, मैं बताना चाहूंगा कि आपका अगर EDU 101 पेपर नहीं है तो भी आप उसके सारे क्वेश्चन का मैंने प्रीवियस ईयर का वीडियो कर दिया है, वो क्वेश्चंस आप देख के जाइएगा, क्योंकि 101 का बहुत सारा क्वेश्चंस 102 में भी आता है डियर स्टूडेंट्स। तो आप ये जो 101 का वीडियो मैंने कर दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और मेरे प्लेलिस्ट में भी आपको उसका वीडियो का वीडियो मिल जाएगी, तो आप जाके उसको देख लीजिएगा कि इसका क्या क्या प्रश्न और सर ने कराए हैं 101 में, वो सारा 102 के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैं बता दूं, अब आते हैं आपके प्रश्न पे। शिक्षा त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, तो शिक्षा जो ट्राइपोलर प्रोसेस है या जो शिक्षा जो द्विध्रुवी प्रक्रिया यानी बाइपोलर प्रोसेस है, दो अलग अलग लोगों का कथन है। यहाँ पे जो ये ट्राइपोलर की प्रोसेस की बात करते हैं, ये जॉन डीवी करते हैं। ये कौन करता है? ये जॉन डीवी करते हैं। जॉन डीवी ने तीनों में क्या किसको रखा है इसमें? ये जो त्रिध्रुवी प्रक्रिया में 3 ध्रुव कौन कौन से है? एक शिक्षक है, एक शिक्षार्थी यानी टीचर स्टूडेंट, शिक्षक है, छात्र है और पाठ्यक्रम है। ठीक है, अब जो द्विध्रुव प्रक्रिया है, अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट करके बताइए कि जो शिक्षा है वो द्विध्रुवी प्रक्रिया यानी बाइपोलर प्रोसेस है, ये किसने कहा है? तो आप अगर आप जानना चाहते हैं कि किसने कहा है तो आप जाके 101 का वीडियो जो मैंने किया वो भी देखिएगा, उसके क्वेश्चंस भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले इस पेपर के लिए। चलिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय एकता में के बाधक वाह कारक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है एक्सटर्नल फैक्टर ऑब्स्ट्रक्टिंग नेशनल इंटीग्रेशन इज, तो राष्ट्रीय एकता में बाध्य वाह कारक है। देखिए एक्सटर्नल फैक्टर पूछ लिया है। अगर ये, हाँ देखिए मैं कह रहा हूं इस वीडियो स्टूडेंट की, ये जो जातिवाद है, ये जो पड़ोस है और ये जो सांप्रदायिकता है, ये आंतरिक कारण है, ये इंटरनल फैक्टर्स हैं। किसी देश के तरक्की के बाधक ये आंतरिक कारक जो देश के तरक्की में या एकता में बाधक है, ये है। लेकिन सॉरी, अभी मैं एक कुछ गलत कर रहा हूं, मैं थोड़ा सा 1 मिनट में आपको करेक्ट कर देता हूं। देखिए कह रहा है जाति, ये देखिए ये जो जातिवाद है यानी जो कास्टिज्म है, जो कम्युनलिज्म है यानी संप्रदायवाद है और भाषावाद है, लिंगुअलिज्म, ये आंतरिक कारक हैं जो देश के एकता के बाधक हैं। लेकिन वाह कारक की बात करें, अरे तो वाह कारक है जो बाहर होगा, तो इसमें क्या बाहर से आ रहा है? इसमें पड़ोसी देश हमारे अंदर से डिस्टर्ब नहीं करता है, वो हमको बाहर से हमारी एकता को खंडित करने की कोशिश करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पड़ोसी देश। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द इमोशनल इंटीग्रेशन कमेटी, यानी भावनात्मक एकता समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर जवाहरलाल नेहरू, बिल्कुल नहीं। बी जाकिर हुसैन, ये भी नहीं। सी राधाकृष्णन, नहीं। तो बचा क्या? डॉक्टर संपूर्णानंद वाज अ वेरी फेमस फिगर, एजुकेशनल फिगर। तो भावनात्मक एकता समिति के अध्यक्ष डॉक्टर संपूर्णानंद थे। इस प्रश्न को एकदम याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है सामाजिक अंतःक्रियाओं में सम्मिलित है। क्या क्या होता है सामाजिक अंतर यानी सोशल इंटरेक्शन में? क्या क्या आता है सोशल इंटरेक्शन की बात करें तो अपोजिशन आता है, एडजस्टमेंट आता है, कोऑपरेशन आता है, यानी विरोध, सामंजस्य, सहयोग, ये तीनों है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। राइट आंसर इज डी, यानी विरोध भी होता है सामाजिक अंतःक्रिया में, सामंजस्य भी बैठता है, एडजस्टमेंट करते हैं, सहयोग करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, कोऑपरेशन। तो राइट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द एबव। अगला प्रश्न कह रहा है प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन इन अ प्रोसेसिंग सोसाइटी, यानी प्रोग्रेसिव सोसाइटी में, यानी प्रगतिशील जो देश विकास की सीढ़ियां चढ़ रहा है, विकास करने चुका है अमेरिका की तरह, विकसित और विकासशील देश में अंतर आपको तो स्टूडेंट्स पता ही होगा। तो कह रहा प्रगतिशील समाज में समाजीकरण की प्रक्रिया क्या होती है? तीव्र भी होती है, धीमा भी होती है, बाय बोथ वे। हाँ, कभी कभी जो होती है प्रगतिशील समाज में बताओ कि तीव्र भी विकास होता है, धीमा भी कभी कभी विकास होता है, तो दोनों तरह से होता है। जो देश अभी क्या कहते हैं विकास की जो प्रगतिशील देश है उसमें फास्ट और स्लो अलग जैसी परिस्थितियां होती है समाजीकरण की, तो सोशलाइजेशन का प्रोसेस कभी तीव्र होता है, कभी धीमा होता है, दोनों तरह से होता है। ठीक है, चलिए तो राइट आंसर बाय बोथ वेज, ऑप्शन सी। 12वां क्वेश्चन कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एम ऑफ एजुकेशन, इसमें से शिक्षा का उद्देश्य क्या नहीं है? ऑप्शन ए कह रहा है कि सेल्फ कॉन्शियसनेस एंड सेल्फ कंट्रोल, यानी आत्मसंयन और आत्मनिर्भर। ये तो होगा ही, एजुकेशन से हम अपने ऊपर जानते हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करते हैं। अगर हम मुझे किसी का फोन मान लीजिए आजकल आप लोग देखते हैं आपको पसंद आ जाए, तो ये आप नहीं कहेंगे कि जाऊं छीन लूं मेरा हो जाए, नहीं, आपको पता है ये मेरा नहीं है,
मुझे अगर कुछ जो चीज मेरा नहीं है वो उस पे मुझे मतलब उसके बारे में ये नहीं सोचना चाहिए कि ये मेरे पास हो, ठीक है। तो आत्मसंयन, आप आत्मसंयन मतलब अपने आप पे नियंत्रण, ठीक है, अपनी भावनाओं पे नियंत्रण, अपने कॉन्शियसनेस। बी का अनफेयर प्रॉफिट, अनुचित लाभ। सी का अच्छा प्रबंधन। डी का चरित्र का विकास। तो स्टूडेंट्स में बताता हूँ निम्नलिखित शिक्षा का उद्देश्य क्या नहीं है? अनुचित लाभ। अगर आपने अच्छे से शिक्षा प्राप्त की है तो ये कभी भी आप घुसखोरी, जमाखोरी ये सब नहीं कर सकते हैं। आप राष्ट्र के विकास के बारे में सोचते हैं। और शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य जो मुझे समझ में आता है कि आपको नौकरी प्रदान करना नहीं है। शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य आपको देश का सभ्य नागरिक बनाना है, आपको देश का जिम्मेदार नागरिक बनाना है। तो शिक्षा का उद्देश्य क्या नहीं है? अनुचित लाभ नहीं है। देखिए अब पूछ देगा, अगर प्रश्न पलट देता है कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है, तो आत्मसंयम एवं आत्मनियंत्रण, अच्छा प्रबंधन, चरित्र का विकास, ये सब हो जाएगा, ठीक है। तो आप याद रखिएगा उपयुक्त सभी की तरह का ऑप्शन होगा, तो नहीं है और है में ध्यान दीजिएगा प्रश्न करते वक्त, ठीक है। कह रहा जनरल फंक्शन ऑफ एजुकेशन इन ह्यूमन लाइफ। अब मानव जीवन में शिक्षा का सामान्य अर्थ क्या है? संतुलित व्यक्तित्व का विकास, बिल्कुल। डेवलपमेंट ऑफ बैलेंस पर्सनालिटी, एकदम सही है। बी का डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशनल इफिशियंसी, यानी व्यवसायिक कुशलता का विकास, बिल्कुल है सामान्य अर्थ में। हम ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, छोटे प्रोस्पेक्ट में बात कर रहा है कि सामान्य अर्थ में क्या क्या माने मस्जिद, तो बिल्कुल है, व्यवसायिक कुशलता भी करना है, चरित्र निर्माण तथा नैतिक विकास करना, सही है। डी कर उपयुक्त सभी। तो मुझे लगता है कि शिक्षा का पर्पज ये सब है। सामान्य अर्थों में, विशिष्ट अर्थों में बात करें तो देश, अगर मैं कहूं कि शिक्षा का एकमात्र पर्पज आपको देश का जिम्मेदार नागरिक बनाना है, तो यहाँ पे उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा क्या है? एजुकेशन क्या है? आंतरिक शक्तियों का समरूप का विकास, यानी हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ इनर पावर, बिल्कुल सही। बी करा सेल्फ रियलाइजेशन, स्वयं की अनुभूति, बिल्कुल सही। शिक्षा से आपको पता चलता है, आप अपने आप को समझ पाते हैं कि मैं क्या हूं, मानव क्या है, मानव का क्या कार्य है, ठीक है। सी करा इंटरेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, व्यक्ति और समाज के मध्य होने वाली अंतःक्रियाएं, एकदम सही है। डी करा उपयुक्त सभी। तो शिक्षा क्या है? अगर एजुकेशन की बात करें तो ये जो चारों ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है कि शिक्षा आंतरिक शक्तियों के समरूप का विकास की अनुभूति, व्यक्ति और समाज के मध्य होने वाले अंतःक्रियाएं, यानी हार्मोनियस डेवलपमेंट, सोशल रियलाइजेशन, इंटरेक्शन बिटवीन, ये सारा। तो राइट आंसर इज बिल्कुल सही पहचान है आप स्टूडेंट, इसके लिए हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एजुकेशन इज द क्रिएशन ऑफ साउंड बॉडी, एजुकेशन इज क्रिएशन ऑफ साउंड माइंड इन साउंड बॉडी, यानी स्वस्थ शरीर में स्वस्थ शरीर से ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण हो सकता है। ये कथन किसका है? तो ये कथन बहुत ही जो शिक्षा मनोविद ज्ञान रहे के वो रहे मनो सर्वोच्च, मतलब मैं मानता हूं कि ये सच शिक्षा मनोवैज्ञानिक रहे हैं। और ये कथन किसका है? अरिस्टोटल का है। अरिस्टोटल ने बहुत ही, अरस्तु जो है, यानी अरिस्टोटल मतलब आप अरस्तु समझिएगा, तो ये कथन अरस्तु का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करा टीपी नन एसोसिएटेड विद। टीपी नन क्या कौन था भाई? टीपी नन के बारे में आप जान लीजिए कि शिक्षा के टीपी नन जो है वो किससे जुड़े हुए हैं? तो ये शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य से नहीं जुड़े हुए हैं। चलिए आपको स्क्रीन पे अच्छे से कर देता हूं क्वेश्चन को। तो कह रहा टीपी नन सोशल एम ऑफ एजुकेशन से जुड़े? नहीं, ये ऑप्शन नहीं है। बी कह रहा शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य से? जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, इसका राइट आंसर बी है कि इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन से, यानी शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य से टीपी नन का संबंध है। शिक्षा के राष्ट्रीय उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य और सामाजिक उद्देश्य नहीं, व्यक्तिगत इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन से टीपी नन जुड़े हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द मेन एम ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? बालक को आदर्श नागरिक बनाना। देखिए यही बात मैं कह रहा था बार बार, और ये प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पे आ गया। तो इसका डायरेक्ट आंसर होगा टू मेक द चाइल्ड लो आइडियल सिटीजन ऑफ द नेशन, यानी नौकरी उपलब्ध कराना। बिल्कुल नहीं, ये शिक्षा का सामान्य वो हो सकता है उद्देश्य है, लेकिन जो मुख्य उद्देश्य शिक्षा हम क्यों लेते हैं? तो बालक आपको देश का एक जो बालक है एक आदर्श नागरिक बनाना, और जो भी है शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जनसंख्या वृद्धि रोकना, पर्यावरण संरक्षण करना, नौकरी उपलब्ध कराना, ये मुख्य उद्देश्य नहीं है। ये सब सामान्य उद्देश्य हो सकता है। आदर्श नागरिक जब बन जाएगा ना तो ये सारे काम अपने आप कर लेगा, वो उसके लिए कुछ कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बी ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न 18 नंबर कह रहा है लीस्ट इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन इन एजुकेशन, यानी शिक्षा में सबसे कम महत्व का अनुशासन है। सबसे कम महत्व का अनुशासन है कह रहा है, तो सबसे ज्यादा किसका महत्व है? कह रहा प्राकृतिक अनुशासन का, सामाजिक अनुशासन का, सी कह रहा सैन्य अनुशासन का, आत्म अनुशासन का। तो कह रहा है कि शिक्षा में सब जो लिस्ट इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन इन एजुकेशन, तो नेचुरल डिसिप्लिन क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो सबसे इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन ऑफ एजुकेशन है वो क्या है? प्राकृतिक अनुशासन का, ठीक है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। डे स्टूडेंट्स, अगर आपको लग रहा है कि सर ये नहीं, ये राइट आंसर है, तो आप मुझे कमेंट्स में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप कभी भी कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो भी अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम लिंक है, उस पर क्लिक करके आप मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके डायरेक्ट वहां पे मुझसे कोई क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 19वां प्रश्न करा है अंतरराष्ट्रीय अवबोध के लिए शिक्षा का उद्देश्य क्या है? यानी व्हाट इज द एम ऑफ एजुकेशन फॉर द इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, यानी अंतरराष्ट्रीय अवबोध के लिए शिक्षा का उद्देश्य क्या है? संकुचित राष्ट्रीय भावना को दूर करना, बी करा विश्व शांति को बढ़ावा देना, सी करा सांस्कृतिक संस्कृति को बढ़ावा देना, डी करा उपयुक्त सभी, यानी जो प्रोवाइड जॉब मेक चाइल्ड आइडियल सिटी। सॉरी मैंने दूसरे क्वेश्चन का मैंने आपको
कि वो रीडिंग कर रहा था, तो कह रहा है कि द एम ऑफ एजुकेशन ऑफ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, यानी अंतर्राष्ट्रीय बोध के लिए शिक्षा का उद्देश्य है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? संकुचित राष्ट्रीय भावना को दूर करना, यानी टू रिमूव द नैरो नेशनलिज्म, यानी नैरो नेशनलिज्म की भावना, संकुचित भावना को दूर करना, प्रमोट करना वर्ल्ड पीस और शांति को बढ़ावा देना, ये भी है। विश्व संस्कृति को बढ़ावा देना, बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर क्या रहेगा? उपरोक्त सभी। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, डी, नॉट सी। ठीक है, द राइट आंसर इज डी। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए स्टूडेंट्स, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना इस वीडियो को देखने के बाद, हर तरह के इस तरह के और क्वेश्चंस को भी देख के जाना है, ठीक है। और बिल्कुल आपके अपने इस चैनल को प्रमोट करना है ताकि हम एक शिक्षा के क्षेत्र में एक नई आयाम को स्थापित करें, ठीक है। हम लोग आपके लिए वीडियो स्टूडेंट्स इतनी रात में समय निकाल के करते हैं ताकि आपका कोई आपको मतलब कभी जो थोड़ी बहुत हमसे मदद हो सकती है वो हम आपको करें, ताकि आप अपने परीक्षाओं के लिए बेहतरीन रूप से तैयार करें। और स्टूडेंट्स मेरे वीडियो को देखने के बाद मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि कोई क्वेश्चन मत छोड़िएगा, अच्छे से पेपर करिएगा, कॉन्फिडेंस से करिएगा, पढ़ के जाइएगा, क्योंकि घूमने उमने से कल्याण होने वाला किसी का है नहीं। अगर आप अच्छी शिक्षा नहीं प्राप्त करेंगे तो आगे दर बदर आपको भटकना पड़ेगा, फिर वो सब भी करना पड़ेगा जो आप करना नहीं चाहते हैं। तो माता पिता के पैसे का सही उपयोग करिए, अपनी शिक्षा को अच्छे से लीजिए। चलिए मैं क्वेश्चन 20वां क्या कर रहा है, शिक्षा का संविधान की समवर्ती सूची में कब रखा गया? तो जो ठीक है, तो ये अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। इस क्वेश्चन को मैं कह रहा हूं कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछेगा। अगर आपको जानना चाहिए प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है, तो ये शिक्षा को समवर्ती सूची में कब जोड़ा गया है? 1976 में जोड़ा गया। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। मैं बता रहा हूं इसको राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी है। और ऑप्शन डी होने के नाते और ये भी बता रहा हूं कि किस संशोधन में, संविधान के किस संशोधन में करके इसको समवर्ती सूची में जोड़ा गया। तो आप याद रखिएगा कि 42वां संविधान संशोधन करके ये जो 42वां संविधान वो जो है संशोधन में इसको जो समवर्ती सूची में जोड़ दिया गया है शिक्षा को, याद रखिएगा 42वां संविधान संशोधन से, संविधान संशोधन से, ठीक है। तो याद रखिएगा 42वां। ये पॉलिटिकल साइंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन। इस तरह के क्वेश्चन मैंने बहुत सारे EDU 101 में किया। देखिए जो औपचारिक शिक्षा का क्या केंद्र होता है? औपचारिक उस शिक्षा जहां पे आपको जाके शिक्षा प्राप्त करनी पड़े, अनौपचारिक शिक्षा जहां पे बिना जाए आपको शिक्षा मिले। तो वो उस तरह से कह रहा है कि औपचारिक शिक्षा कहां मिलती है, तो आपको कहां जाना पड़ता है? औपचारिक शिक्षा का केंद्र सबसे प्रथम केंद्र स्कूल होता है, ठीक है, कॉलेज है। लेकिन फैमिली भी औपचारिक शिक्षा में है, लेकिन यहाँ पे जो कर रहा है कि कौन सा शिक्षा का औपचारिक अभिकरण है, तो कॉलेज यानी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, ये है। यहाँ पे आपको शिक्षा लेने के लिए जाना पड़ता है। लेकिन ओपन यूनिवर्सिटी यानी जो मुक्त विश्वविद्यालय, जहाँ पे आपको जाना नहीं पड़ता है, आप उसकी पुस्तकों को घर मंगा के बैठ के पढ़ सकते हैं। लेकिन कॉलेज में अगर पढ़ना है आप जैसे, तो आपको अपने कॉलेज जाना पड़ेगा, तो वो फॉर्मल एजुकेशन है। यानी स्कूल, कॉलेज ये फॉर्मल एजुकेशन के उदाहरण है, और मुक्त विश्वविद्यालय ये सब, या ओपन स्कूलिंग जिसको कहते हैं, ओपन जो यूनिवर्सिटीज, ये अनौपचारिक है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कर रहा हूं। कभी कभी मुझे लगता है डियर स्टूडेंट ज्यादा बोल देता हूं, लेकिन आप जल्दी से अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। बेसिक शिक्षा प्रणाली का पाठ्यक्रम है। अब जो कह रहा है बेसिक करिकुलम ऑफ बेसिक एजुकेशन सिस्टम, तो कह रहा है विषय केंद्रित, अनुभव केंद्रित, शिल्प केंद्रित यानी क्राफ्ट सेंटर्ड, और डी कह रहा है क्रिया केंद्रित। तो बेसिक शिक्षा प्रणाली का पाठ्यक्रम क्या होता है? क्राफ्ट सेंटर्ड होता है, विषय उषय सेंटर्ड नहीं होता है। बेसिक शिक्षा प्रणाली का क्राफ्ट यानी क्राफ्ट सेंटर्ड होता है, शिल्प केंद्रित, ठीक है, वो रचनात्मक होता है, ठीक है, शिल्प केंद्रित होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या रहा है, डेमोक्रेटिक कैरिकुलम इज, यानी जनतांत्रिक पाठ्यक्रम क्या होता है? जनतांत्रिक यानी जो जन के कल्याण के लिए बने, वो क्या होता है? सरल, कठिन, लचीला। और कह रहा है फ्रॉम इजी टू डिफिकल्ट, सरल से कठिन नहीं, पाठ्यक्रम हमेशा लचीला है, फ्लेक्सिबल है। जो डेमोक्रेटिक करिकुलम है जैसा लचीला है ना, बहुत आसान कर देंगे तो भी बच्चे का विकास नहीं होगा, लचीला फ्लेक्सिबल होना चाहिए। कि पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए कि जो एकदम फ्लेक्सिबल हो, यानी सरल नहीं कहेंगे, फ्लेक्सिबल मतलब जो समय के अनुरूप बदल सकता है, सॉफ्ट है, लचीला है, जिसको आराम से समझा जा सकता है, उसको सरल नहीं कहेंगे। सरल और लचीले में अंतर होता है। तो जनतांत्रिक पाठ्यक्रम लचीला होता है, फ्लेक्सिबल होता है, आसान भी नहीं कर देंगे। फ्लेक्सिबिलिटी यानी मिक्सअप तरह से होता है, आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूं, ठीक है। जो आपका सिलेबस होता है उसको हम कहते हैं ये सरल सिलेबस है, सरल करिकुलम है, नहीं, सिलेबस की बात नहीं करूंगा। सरल कैलकुलम पाठ्यक्रम है, नहीं। कठिन है, बिल्कुल नहीं। फ्लेक्सिबल है, जिसको आराम से समझा जा सकता है। चलिए एजुकेशन इज, शिक्षा क्या है? अ बुक, अ मैटर, अ प्रोफेशन, एक व्यवसाय, एक वस्तु, एक किताब, ज्ञान और अनुभव। शिक्षा ज्ञान और अनुभव ही है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्ञान और अनुभव, डी ऑप्शन, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। एजुकेशन क्या है? नॉलेज और एक्सपीरियंस है। कह रहा है 25वां प्रश्न, द कंपोनेंट ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के घटक क्या क्या है? शिक्षा के उद्देश्य क्या है? शिक्षा के कंपोनेंट क्या है? शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षण, मूल्यांकन, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। जो टीचिंग, इवैल्यूएशन और ये सब जो भी है, ये सब कंपोनेंट ऑफ एजुकेशन है,
ठीक है। चलिए, लोकतंत्र के मूल्य किसमें होते हैं? स्वतंत्रता में होते हैं, समानता में होते हैं, भ्रातृत्व में, फ्रेटर्निटी में होते हैं। तो कह रहा है फ्रेटर्निटी में, भाईचारे में होते हैं। तो फ्रीडम का वैल्यू जो डेमोक्रेसी में होता है, सब में होता है भैया। स्वतंत्रता में भी लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, इसी लिबर्टी को ही फ्रीडम शब्द का है। और लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी यानी स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ये शब्द आया हुआ है, मतलब इसका वो टैगलाइन था। ठीक है, जो 1789 में फ्रांस की क्रांति जो होती है, तो वहां पे इसे ये तीनों कॉन्सेप्ट का जन्म बहुत तेज से विश्व पटल पे हुआ। जब चूंकि हमारा भारत ऐसा देश है जहां पे ये पहले से ही हमारी संस्कृति में है। ठीक है, चलिए, कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र यूएन का मुख्य उद्देश्य क्या है? यूएन का मुख्य उद्देश्य क्या है? विश्व शांति की स्थापना करना, राजनीतिक शिक्षा की व्यवस्था करना, आर्थिक प्रगति को तीव्र करना, इनमें से कोई नहीं। तो यूएन, यूनाइटेड नेशन का काम क्या है? देखिए, भारत और पाकिस्तान का मुद्दा भी यूएन में चला गया, जो कश्मीर को लेके है। तो इसका मेन पर्पज क्या रहा है? ये विश्व शांति के लिए ही, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ वर्ल्ड पीस, जो यूएन का विकास ही हुआ है कि विश्व में शांति की स्थापना करना, राजनीतिक शिक्षा की व्यवस्था करना, ये गलत है सब। चलिए, अगला प्रश्न क्या कर रहा है? विच इज नॉट द बैरियर फॉर नेशनल इंटीग्रेशन? इसमें राष्ट्र की एकता में बाधक क्या नहीं है? सांप्रदायिकता, कम्युनलिज्म। देखिए, अब यहाँ पे इंटरनल फैक्टर, वहां पे एक्सटर्नल पूछा था, यानी आंतरिक भी पूछ रहा है, इसमें सब कुछ देख के आपको बताना है। तो कह रहा है सांप्रदायिकता, भौगोलिक स्थिति, धर्म और जाति और प्रांतीयता, प्रोविंशियलिज्म। तो देखिए, अगर इंटरनल फैक्टर करें बाधक में, तो सांप्रदायिकता है, जातिवाद है, अपनी अपनी जातियों को बढ़ावा देना, ये राष्ट्रीय एकता के आंतरिक कारक है जो डिस्टर्ब करते हैं। लेकिन कारक तो है, वह कारक बताए पड़ोसी देश है। लेकिन जब जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, जो बी कह रहा है, ये कभी राष्ट्रीय एकता की बाधक नहीं होती है। जैसे कश्मीर, और हम उत्तर प्रदेश में हैं, और उत्तराखंड है, तो ये सब जगह जो ज्योग्राफिकल सेटिंग होती है, वो कभी राष्ट्रीय नेशनल इंटीग्रेशन में बाधा नहीं होती है। चलिए, कर रहा है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन वाज रिटन बाय। ये जो पुस्तक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया आपके स्क्रीन पे। ये कह रहा है, ये जो प्रश्न है, ये बहुत देख के जाएगा। तो 29 वाला कह रहा है, याद भी रखिएगा कि डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? जॉन डीवी। राइट आंसर है जॉन डीवी। कुछ जानने की जरूरत नहीं है। रूसो, फ्रोबेल, अरिस्टोटल, इन सबकी किताबें अलग अलग है। अरिस्टोटल की किताब क्या है, फ्रोबेल, रूसो की क्या है, वो सब थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, समय होगा नहीं और अब मैं फिर कह रहा हूँ, EDU 101 का वीडियो देख के जाएगा, ये सारे प्रश्न आपको वहां मिलेंगे। डेमोक्रेसी और एजुकेशन के लेखक जॉन डीवी है। चलिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 30वां, ज्ञान ही पवित्रता है, नॉलेज इज वर्च्यू। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये भी प्रश्न मैं कहूंगा कि बिल्कुल याद रखिएगा, ये सब प्रश्न गलत मत करके आएगा। सोक्रेट्स, यानी जो सुकरात था, ये ज्ञान ही पवित्रता है, सोक्रेट्स का कथन है। डियर स्टूडेंट्स, मैं फिर कहना चाहूंगा, क्वेश्चन बैंक जो भी आपने लिया होगा, एकदम उस पर ब्लाइंड यकीन यानी अंधा विश्वास करके मत जाएगा कि इसमें कोई ऑप्शन टिक लगा, एकदम सही ऑप्शन टिक लगा। बिना संतुष्ट हुए, बिना खुद से चेक किए हुए उस आंसर पे गलत विश्वास करके मत जाइएगा, वरना अच्छा खासा क्वेश्चन आप गलत कर सकते हैं। मैं किसी क्वेश्चन बैंक का नाम नहीं लूंगा। 31वां प्रश्न कर रहा है, व्हेन वाज नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल कन्वेंस्ड? तो राष्ट्रीय एकीकरण परिषद का गठन कब हुआ? तो राष्ट्रीय एकीकरण परिषद का जो गठन था, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, वे 61 में गठन हुआ। और कुछ नहीं याद रखना है, 1961 को याद रखना है। ठीक है, 1961, ठीक है, 1961 में हुआ। चलिए, मूल्य परक शिक्षा के स्रोत है, यानी सोर्स ऑफ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, ये क्या है? धर्म, रिलीजन, कल्चर, बिल्कुल सही। रिलीजन बिल्कुल सही। इंडियन लिटरेचर, भारतीय साहित्य, बिल्कुल। भारतीय साहित्य तो एकदम ज्ञान से भरा हुआ है। वेद, वेदांत, उपनिषद, गीता, महाभारत, ये सब भारतीय जो शिक्षा के साहित्य हैं। और भी जो किताबें अभी जो लिखी जाती है, या और सब विषयों की भी साहित्य की बात कर रहा हूं, ये बिल्कुल मूल्य परक शिक्षा के स्रोत है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द एबव। मूल्य परक शिक्षा के लिए संस्कृति, साहित्य, भारतीय साहित्य, धर्म, ये सब वो रहे, प्रमुख रहे। कह रहा प्रॉपर यूज ऑफ लीजर इज, यानी अवकाश का, लेजर का सदुपयोग क्या है? व्यक्तिगत उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य, राजनीतिक उद्देश्य और सांस्कृतिक उद्देश्य। तो कह रहा है कि जो अवकाश का क्या होता है, तो स्टूडेंट्स ये जो है, तो कह रहा है, तो इसको जो मुझे डियर स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर लग रहा है, मैं थोड़ा सा डाउटेड में हूं, लेकिन मुझे जहां तक समझ में आ रहा है कि इसका राइट आंसर इंडिविजुअल एम होगा। इंडिविजुअल एम होगा। समय का जो लेजर का उपयोग है, अवकाश का सदुपयोग है, उससे सामाजिक भला नहीं हो सकता है। अवकाश का उद्देश्य क्या हो सकता था? सामाजिक उद्देश्य हो सकता है। और लेकिन जो सदुपयोग व्यक्तिगत उद्देश्य के लिए लोग करते हैं, अवकाश का सदुपयोग क्यों करते हैं? व्यक्तिगत उद्देश्य के लिए, अपने हितों की पूर्ति के लिए करते हैं। उससे सामाजिक उद्देश्य, राजनीतिक उद्देश्य और सांस्कृतिक उद्देश्य का मुझे नहीं लगता है कि कोई लेना देना है। ठीक है, अवकाश का सदुपयोग शिक्षा से किया जा सकता है। तो समाज, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग ही तरह का है। मुझे लग रहा है अवकाश का सदुपयोग करते क्यों है? अगर ज्यादातर बात करें शिक्षा में, तो देखें तो लोग व्यक्तिगत उद्देश्य के लिए करते हैं, सामाजिक उद्देश्य, राजनीतिक उद्देश्य और सांस्कृतिक उद्देश्य के लिए नहीं करते। फिर भी ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउट वाला है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विच इज अ स्ट्रॉन्ग मीडियम ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ नेशनल इंटीग्रेशन, यानी राष्ट्रीय एकता विकास का सशक्त माध्यम कौन है? राष्ट्रीय एकता के विकास का सशक्त माध्यम कह रहा है टेलीविजन है, टीवी है, परिवार है, फैमिली है, शिक्षा है। तो राष्ट्रीय एकता भैया टेलीविजन, टीवी से नहीं होता है। ज्ञान आपको होना चाहिए, शिक्षा आपको होनी चाहिए, आप
आपको शिक्षा होगी तब तो आप टीवी टेलीविजन परिवार में राष्ट्रीय एकता की बात कर, मतलब क्या सही है, तब टीवी पे जो डिस्कशन हो रहा है समझ पाएंगे। तो राष्ट्रीय एकता शिक्षा पे ज्ञान के बाद कोई राष्ट्र तभी तरक्की कर सकता है जब उस देश को शिक्षा दी जाए। टेलीविजन वहां पे सब घर में लगा दे रहे तो देश का विकास नहीं हो सकता है, राष्ट्रीय एकता नहीं हो सकती है। अगला प्रश्न कह रहा है कि विद्यालय समाज का लघु रूप है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया है, मैं कह रहा हूँ डियर स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न आप इस तरह के प्रश्न आपको EDU 101 में भी मिल जाएंगे, तो आप जरूर उसको देख के जाएगा अगर बाकी आपकी मन कह रहा है। विद्यालय समाज का लघु रूप है, यह कथन किसका है? जॉन लॉक, हर्बर्ट स्पेंसर, केमिनियस का, जॉन डीवी का। तो विद्यालय समाज का लघु रूप है ये जो यानी स्कूल इज मिनिएचर ऑफ सोसाइटी, और ये स्टेटमेंट आपके जॉन डीवी का है, याद रखिएगा जॉन डीवी, ठीक है। चलिए, द कंपोनेंट ऑफ स्टेट, राज्य के तत्व क्या है? राज्य के तत्व राज्य, जनसंख्या, सरकार, उपरोक्त सभी यानी ऑल ऑफ द अबव, राज्य के ये सब तत्व हैं। राज्य के तत्व क्या है? टेरिटरी, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट, ये सब। तो ये सब राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये सब सही है, ठीक है। तो पूछेगा राज्य के तत्व नहीं है तो याद रखिएगा राज्य के तत्व राज्य के तत्व क्या है? टेरिटरी। अब राज्य के तत्व राज्य क्या दिया है? टेरिटरी मतलब जो क्षेत्र होता है, जनसंख्या है, गवर्नमेंट है, तो क्या नहीं है? तो ये तीनों को याद रखिएगा, प्रश्न कभी कभी पलट के होता है क्या नहीं है, तो ये सब इसमें आता है। चलिए, जाति प्रथा उत्पन्न क्या करती है? ओपन सोसाइटी, डेड सोसाइटी, क्लोज सोसाइटी, चेंजिंग सोसाइटी, यानी मुक्त समाज, मृत समाज, संकुचित समाज, परिवर्तनशील समाज। तो जाति जो है, अब ये इतना बड़ा वो नहीं सोचना कि ये तो मृत समाज हो जाता है। जाति प्रथा से हमारी धारणा संकुचित हो जाती है। अगर हम बस जातियों को बढ़ावा दें, अगर बस मैं कहूं मैं फला जाति का हूं और मैं इसी जाति को सपोर्ट करता हूं, तो देश का विकास तो नहीं हो जाएगा, संकुचित कर दिया आपने। आप अगर जाति पे ही कि मैं इस जाति का हूं तो इन्हीं की मदद करूंगा, बड़े पद पे हूं तो इनका मदद करूंगा, तो देश का विकास तो होगा नहीं, आप देश को का बंटाधार कर रहे हैं। तो ये संकुचित समाज का जन्म देता है। इसीलिए जातिवाद, क्षेत्रवाद, प्रांतीयवाद, ये सब देश के आंतरिक वो कारण है जो देश के नेशनल इंटीग्रेशन यानी एकता में बाधक है, ठीक है। चलिए, बेसिक शिक्षा प्रणाली का माध्यम क्या है? अब ये प्रश्न कह रहा है बेसिक शिक्षा प्रणाली का माध्यम क्या है? तो बेसिक शिक्षा प्रणाली राज्य भाषा में दी जाएगी, राष्ट्रभाषा में दी जाएगी, मातृभाषा में दी जाएगी, अंग्रेजी भाषा में दी जाएगी। तो मीडियम बेसिक, व्हाट इज मीडियम ऑफ बेसिक एजुकेशन सिस्टम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं बात करूं कि अगर बेसिक शिक्षा प्रणाली का माध्यम जो होता है वो क्या होता है, तो बेसिक शिक्षा प्रणाली का माध्यम जो होता है वो हमेशा मदर टंग होती है, मातृभाषा होती है, मदर लैंग्वेज होती है, ठीक है। नेशनल लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज। अब देखिए, नेशनल लैंग्वेज और मातृ लैंग्वेज में आप कहेंगे दोनों एक ही है, नहीं स्टूडेंट्स, हमेशा मातृभाषा जो जिस देश क्षेत्र का होता है, तो राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली मदर लैंग्वेज को, मातृभाषा को में ही शिक्षा छात्र को प्रदान करने का वो करती है, ठीक है, वकालत करती है, ठीक है। तो इसे मातृभाषा होता है, ताकि बच्चा शुरू में, अगर आपको मैं कहूं कि बस आपको इंग्लिश में ये पेपर कराऊंगा तो आप शायद नहीं समझ पाएंगे। इसी तरह से शिक्षा आपको हमेशा मातृभाषा में दी जानी चाहिए, जिससे आपको समझ में आए। वो अलग है कि आपने आगे चल के अंग्रेजी भाषा को सीख लिया, वो भी अच्छा है, दूसरी भाषा सीख लिया, वो भी अच्छा है, लेकिन शिक्षा हमेशा मातृभाषा में दी जानी चाहिए ताकि बालक उससे अपने आप को जोड़ पाए। चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कल्चर ऑफ अ कंपोजिशन, कल्चर इज कंपोजिशन, संस्कृति किसका योग है? तो संस्कृति किसका योग है? तो कह रहा है कि इंटीग्रेटेड कस्टम्स का यानी समन्वित रीति रिवाजों का, परंपराओं का, प्रचलित व्यवहारों का यानी ट्रेडिशन का, करंट बिहेवियर का, उपरोक्त सभी। बिल्कुल सही है, उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कह रहा है कि कल्चर कंपोजिशन है, परंपरा, रीति रिवाज, व्यवहारों का, सबका, याद रखिएगा। मूल शब्द कैरिकुलम का अर्थ, बहुत अच्छा। कैरिकुलम जो शब्द है, जो कैरिकुलम शब्द है, जो ये किससे आया है? तो ये इसका जो मूल शब्द जो कैरिकुलम है, ये रेस कोर्स यानी रेस, जो ये क्या है, रेस का मैदान। कैरिकुलम जो वर्ड है, जैसे रेस को कोर्ट जो होता है या रेस कोर्स जो होता है, एक फील्ड होता है ना, इतना दूर में ये दौड़ कराना है, तो इसी तरह जो कैरिकुलम शब्द है वो रेस कोर्स को यानी जो दौड़ का एक मैदान होता है उसको इंगित करता है। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से हमने आपके लिए 40 क्वेश्चन की इस सीरीज को कवर कर लिया है। आशा करता हूं ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा होगा। तो पहला प्रश्न जो आया हुआ है वो कह रहा है प्रोवाइड एजुकेशन टू एवरी चाइल्ड एज इफ ही इज हिज ओन चाइल्ड हु सेड, यानी हर बच्चे को ऐसी शिक्षा प्रदान करो जैसा कि वो अपने बच्चा। तो ये कथन जो है डियर स्टूडेंट्स, आप देख पा रहे हैं कि मैंने हाईलाइट भी किया था, ये क्वेश्चन महात्मा गांधी का है, ठीक है। ये जो स्टेटमेंट है ये महात्मा गांधी ने दिया है कि हर बच्चे को ऐसी शिक्षा प्रदान करो जैसे वो अपना बच्चा है। चलिए, अगला प्रश्न देख ले रहे हैं। बेसिक शिक्षा अधिनियम लागू हुआ। अब ये कह रहा है कि बेसिक शिक्षा अधिनियम कब लागू हुआ? तो मैं बता दूं स्टूडेंट्स आपको, बेसिक शिक्षा अधिनियम जो है ये 1972 में इंप्लीमेंट हुआ, ठीक है। ये 1972 में इंप्लीमेंट हुआ, ठीक है। तो अगला प्रश्न पूछ रहा है कि मुदालियर आयोग की संस्तुतियां संबंधित थी, यानी द रिकमेंडेशन ऑफ द मुदालियर कमीशन वर रिलेटेड टू, यानी ये किससे संबंधित थी? तो मैं आपको बता दूं कि मुदालियर आयोग जो था वो 23 सितंबर 1952, यानी जो ये मुदालियर आयोग था 1952 में, ठीक है,
इसका जो हुआ कि डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा के लिए इसकी स्थापना की गई। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? माध्यमिक शिक्षा। इनकी जो रिकमेंडेशन है वो माध्यमिक यानी सेकेंडरी एजुकेशन से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द वर्ल्ड फर्स्ट प्री प्राइमरी स्कूल वाज एस्टैब्लिश्ड। दुनिया का पहला प्री प्राइमरी स्कूल कहाँ एस्टैब्लिश हुआ? तो अब देखिए, आपको स्टूडेंट्स तो पता ही होगा कि जो है कि पूर्व माध्यमिक जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा है, यानी ये इसके जन्मदाता कौन है? इसके जन्मदाता आप याद रखिएगा, इसके जन्मदाता फ्रोबेल है। और ये फ्रोबेल ने जर्मन शिक्षा विद्वान थे। ये कौन थे? जर्मनी के शिक्षा विद्वान थे। और जर्मनी के ब्लैकबर्ग इन द विलेज कॉल्ड ब्लैकेनबर्ग इन जर्मनी, जहां पे उन्होंने प्रथम पूर्व प्राथमिक विद्यालय या अथवा हम कहें तो बालो उद्यान की स्थापना की थी। तो किसने किया था? फ्रोबेल ने किया था। आप याद रखिएगा, द पर्सन वाज फ्रोबेल, FROBEL। ठीक है, ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है द सेंट्रल यूनिवर्सिटी। अब इसमें से पूछा केंद्रीय विश्वविद्यालय क्या है? आप देख लीजिए, आपको स्टूडेंट्स कहूंगा, मैं तो यहां बता दे रहा हूं। आगे क्वेश्चंस के लिए आप जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की लिस्ट को देख के जाएगा, जैसे जिसमें JNU है, BHU है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, इस तरह से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है। तो ये सारे क्या है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो यहाँ पे क्या है, अगर ये ऑप्शन बदल जाए, कोई जरूरी थोड़ा है कि हर बार BHU दे देगा आपको पहचानने के लिए। तो इसमें बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो है वो क्या है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, केंद्रीय विश्वविद्यालय। जो लखनऊ यूनिवर्सिटी, जो अपना गोरखपुर विश्वविद्यालय है, ये सब क्या है? राज्य की यूनिवर्सिटियां हैं। ठीक है, राज्य सरकार के अंतर्गत चलती हैं। और जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ये केंद्र सरकार के अंतर्गत इनका संचालन किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है मोंटेसरी हैज नॉट अडॉप्टेड इन टीचिंग मेथड, यानी मोंटेसरी ने शिक्षण पद्धति में क्या नहीं अपनाया? तो आपको बता दूं जो ये चाइल्ड सेंटर एजुकेशन अप्रोच इनका था और साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड था। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि फॉर्मल यानी जो औपचारिक विधियां होती हैं उसके बजाय प्राकृतिक रुचियों और गतिविधियों को विकसित करने के लिए प्रयास करती है। यह प्राकृतिक, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और सामाजिक होती है। तो ये ठीक है, तो ये इसका जो मुझे राइट आंसर लग रहा है कि उन्होंने इमेजिनेशन को शिक्षण पद्धति में नहीं अपनाया। ठीक है, इमेजिनेशन, कल्पना को नहीं अपनाया है। बच्चे की कल्पना पे जोर दिया है, लेकिन अब शिक्षण पद्धति में नहीं है कि कल्पना करना। ठीक है, चलिए समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। कह रहा है इन विच ईयर द इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। आप याद रखिएगा, ये इग्नू का पूरा नाम है। अगर क्वेश्चन पूछ देता है कि इग्नू का पूरा नाम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कि इग्नू का जो पूरा नाम है वो है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, यहीं तक। ठीक है, तो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। ठीक है, और ये भारत की नहीं, ये दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। भले ही ये ओपन यूनिवर्सिटी है, लेकिन अगर हम कहें दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय कौन है दुनिया का, तो ये इग्नू है, यानी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। इसकी स्थापना 1985 में कर दी गई। कितने में की गई थी? 1985 में, यानी 1985 में की गई। और ये दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय। इसमें 53 देशों के भी बाहरी मतलब फॉरेनर स्टूडेंट भी पढ़ते हैं और इसमें कुल 40 लाख से ज्यादा विद्यार्थी इससे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। ठीक है, चलिए ओके। अगला क्वेश्चन कह रहा है द फादर ऑफ प्री प्राइमरी एजुकेशन इज। प्री प्राइमरी एजुकेशन के फादर कौन है? तो आप देखिए, ये जो प्री प्राइमरी को मैंने बताया था, पहला किसने किया था? जर्मनी शिक्षा विद्वान कौन था? फ्रोबेल था। तो आपको याद है प्री प्राइमरी स्कूल का फादर कौन है? फ्रोबेल है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मॉन्टेसरी पद्धति की विशेषता यानी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉन्टेसरी मेथड। तो मॉन्टेसरी मेथड की बात करें तो क्या है? मनोवैज्ञानिकता पे है, व्यक्तिगत शिक्षा पे बल है, यानी फिजियोलॉजिकल एम्फेसिस ऑन इंडिविजुअल एजुकेशन है, तीसरा का एम्फेसिस ऑन सेल्फ एजुकेशन, ये सब है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी राइट, ये जो है यानी ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फुल फॉर्म ऑफ NIOS। अब छात्रों में आपको बता दूं कि देखो, जान ही रहे होगे NIOS क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। ठीक है, ये क्या होता है? ये जो बच्चे किसी कारणवश अपनी पढ़ाई स्कूल जाकर नहीं कर पाते हैं और कुछ भी मतलब पढ़ाई नहीं कर पाते हैं और बीच में ही अपने पढ़ाई को छोड़ देते हैं, तो NIOS वो संस्था है जो उनको बिना विद्यालय गए वो घर बैठे अपनी पढ़ाई को कर सकते हैं। इसके लिए वो उनको कॉपी किताब मिलता है। तो जो NIOS है वो 12वीं से नीचे तक की शिक्षा मुक्त रूप से प्रदान करता है। ठीक है, ये औपचारिक शिक्षा का केंद्र है और औपचारिक, ठीक है, फॉर्मल है या इनफॉर्मल है। ठीक है, और ठीक है, और ये 12वीं तक की शिक्षा प्रदान करता है। जबकि जो इग्नू है, राशि टंडन है और जो मुक्त विश्वविद्यालय है वो यूनिवर्सिटी लेवल की शिक्षा को प्रदान करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी फंडामेंटल प्रिंसिपल मेंशन्ड इन न्यू एजुकेशन पॉलिसी। अब स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी टॉपिक को आप एकदम अच्छे से पढ़ के जाइएगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करें तो इसमें 22 फंडामेंटल प्रिंसिपल की बात की गई है। अगर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और एकदम आपको मैं बता रहा हूं कि इसमें 22 प्रिंसिपल की बात की गई है। इस बात को आप याद रखिएगा। इसमें बहुत कुछ बात की गई है। इसमें जो ढांचा की बात की गई है वो 5 धन 3 धन 3 धन 4, ठीक है, इसकी बात की गई है। ठीक है, और ये 1986 के बाद एकदम नई शिक्षा नीति है जिसके हेड डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, यानी इनके डॉक्टर के कस्तूरी रंगन जो पद्म विभूषण से भी सम्मानित है, और इनकी अध्यक्षता में नई एजुकेशन पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है लागू किया गया। इंप्लीमेंट मतलब इनको इस पे काम हुआ और इसको अपना लिया गया है। ठीक है,
कह रहा है हु सेड चाइल्ड सेल्फ डेवलपमेंट इज हिज ग्रेटेस्ट रिवॉर्ड। अब ये क्वेश्चन जो है डियर स्टूडेंट थोड़ा सा मुझे डाउटेड लग रहा था, क्योंकि रस्क, महात्मा गांधी, इन्होंने सबने बालक के पूरे ग्रोथ की बात की है, लेकिन जहां तक मुझे समझ में आया कि ये स्टेटमेंट रविन्द्रनाथ टैगोर जी का है। ठीक है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है, मुझे जहां तक समझ में आ रहा है। अगर आपको लगता है, अगर आपके पास कुछ है कि कहीं ये किसी और का स्टेटमेंट है, तो मुझे आप बताइएगा, ठीक है, कमेंट करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहे हैं फुल फॉर्म ऑफ यूजीसी। यूजीसी का पूरा नाम क्या है? तो अब मैंने बता दिया यूजीसी क्या है। जो वो संस्था है जो भारत में सभी विश्वविद्यालयों के लिए गाइडलाइन जारी करती है, किस तरह से उनको काम करना है, क्या मापदंड है। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन सही आंसर हो जाएगा। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, राइट आंसर ही यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ठीक है, यूजीसी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चलिए एक मिनट स्टूडेंट्स, हाँ, अगला क्वेश्चन कह रहा है द कोठारी कमीशन सजेस्टेड द रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल इन हायर एजुकेशन। डियर स्टूडेंट्स, ये प्रश्न इतना अच्छा प्रश्न है और इसको ढूंढने में काफी मुझे समय लग गया, मतलब मैं श्योर नहीं हो पा रहा था कि एग्जैक्टली क्या है। तो मैं बता दे रहा हूं कि हायर एजुकेशन में उन्होंने 1:3 की बात की है। इसके लिए मुझे पूरा कोठारी आयोग की जो ओरिजिनल पीडीएफ फाइल थी साइट से जाके डाउनलोड करनी पड़ी। पूरे पता नहीं कितने पन्नों की, 188 पन्नों की रिपोर्ट है। नेशनल एजुकेशन कमीशन 1964 की 188 पन्नों की रिपोर्ट को मैंने खंगाला, तब जाके मुझे एग्जैक्टली श्योर हो पाया, क्योंकि इसका स्पष्ट आंसर कहीं हमको मिल ही नहीं पा रहा था। तो इसका राइट आंसर है 1:3। देखिए हायर एजुकेशन में 1:3 की बात की है, प्राइमरी लेवल पे 1:3 की बात की है, लेकिन जो सेकेंडरी लेवल है उस पर 1:2 की बात की है, यानी 1:2 की बात की है माध्यमिक स्तर पर। प्राथमिक स्तर पर 1:3 और हायर एजुकेशन में भी इसकी 1:3 की बात की है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है हु वाज द चेयरमैन ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, यानी एनईपी 2020 की ड्राफ्टिंग समिति का अध्यक्ष। इसका आंसर तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। ये भारत के प्रमुख जो है, ये वैज्ञानिक भी है, शिक्षा शास्त्री भी इनको हम कह सकते हैं। तो इनकी अध्यक्षता में इसको गठन किया गया, ठीक है। तो डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, ठीक है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आप पढ़ रहे हैं सीबीसीएस पैटर्न, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अपना लिया गया है आपके गोरखपुर विश्वविद्यालय में, लखनऊ विश्वविद्यालय, सभी जगह अपनाया जा रहा है, ठीक है। अब कह रहा है फादर ऑफ किंडरगार्टन सिस्टम। किंडरगार्टन सिस्टम के जन्मदाता कौन है? तो आपको स्टूडेंट्स तो बिल्कुल बखूबी आप जानते होंगे कि किंडरगार्टन एजुकेशन की बात करें तो इसके जन्मदाता फ्रोबेल है, ठीक है। ओके, आप ये भी देखते रहेगा किलपैट्रिक की क्या विधि है, ठीक है। प्रोजेक्ट मेथड के लिए किलपैट्रिक जाने जाते हैं। चलिए ठीक है। अब कह रहा है 17वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बेसिक एजुकेशन वाज फर्स्ट इंप्लीमेंटेड इन। बेसिक एजुकेशन को कब इंप्लीमेंट यानी लागू किया गया, पहली बार किस राज्य में लागू किया गया, ठीक है। तो बेसिक एजुकेशन को जो है ये फर्स्ट टाइम 1921 में उत्तर प्रदेश में लागू किया गया। जो बेसिक शिक्षा प्रणाली थी पहली बार उत्तर प्रदेश में 1921 में ही लागू कर दी गई थी, 1921 में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है द ऑथर ऑफ द बुक एजुकेशन इन मॉडर्न इंडिया। एजुकेशन इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? अब ये प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है स्टूडेंट्स, इसलिए मैं कह रहा हूं ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है क्योंकि ये एएन बासु की किताब है। आप याद रखिए कि एजुकेशन इन मॉडर्न इंडिया एएन बासु की है। कुछ और राइटर है जिनका नाम यहां नहीं दिया गया, उन्होंने भी इस पुस्तक को लिखा है, एजुकेशन इन मॉडर्न इंडिया। आपको बता दूं एजुकेशन इन इंडिया, हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन, अगर कहें कि भारतीय शिक्षा का इतिहास की बात हो जाए तो एसएन मुखर्जी हो जाएगा। इन्होंने बस इसमें एजुकेशन, हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन मॉडर्न इंडिया, अगर इसमें हम हिस्ट्री शब्द जोड़ दें जो ये है, यानी हिस्ट्री यानी इतिहास, यहाँ पे हिस्ट्री जोड़ दें तो इसका आंसर हो जाएगा एसएन मुखर्जी। लेकिन यहाँ पे हिस्ट्री नहीं जोड़ा है तो इसका राइट आंसर होगा एएन बासु, ठीक है। इन्होंने एक किताब और लिखी एजुकेशन इन इंडिया। एजुकेशन भी इन इंडिया जो है वो सिद्धार्थ जो है सिद्धार्थ नाथ की किताब है, इन्होंने नहीं लिखी है। अगर एजुकेशन इन इंडिया आ जाए मॉडर्न इंडिया की जगह तो ये किताब सिद्धार्थ नाथ की है, ठीक है, श्रीधर नाथ की है, सॉरी। चलिए तो आपका याद रखिएगा इसका राइट आंसर आपके एएन बासु है, ठीक है। एएन बासु इज द राइट आंसर। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपके सामने है, आपके जो फोन स्क्रीन या जो भी आप यूज कर रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे है। द ऑथर ऑफ द बुक हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। देखिए हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, तो ये एसएन मुखर्जी की, मैंने पहले ही अभी बता दिया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मिलता जो कंफ्यूजिंग कर देता है। यहाँ हिस्ट्री शब्द जुड़ा है, यानी यहाँ इतिहास, शिक्षा का इतिहास, हिंदी नाम को देखिए, इंग्लिश नाम को ही ऊपर दे दिया हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, तो उसका किताब के लेखक है एसएन मुखर्जी। ओके आप याद रखेंगे। किंडरगार्टन पद्धति में दोष है, क्या दोष है भैया? स्वाभाविकता का अभाव, खेलों की प्रधानता, शिक्षा में कल्पना, ये सभी, तो ये सही, इसका सही राइट आंसर डी, ये सभी दोष है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, द मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, यानी सेकेंडरी एजुकेशन का मेजर प्रॉब्लम क्या है? तो इसका जो कह रहा है कि इनअप्रोप्रिएट करिकुलम, उद्देश्य विहीनता, अनुशासन की समस्या, उपयुक्त सभी। तो अगर बात करें कि ये जो सारे समस्याओं का जो जिक्र किया गया, ये सारे हमारी माध्यमिक शिक्षा की समस्याएं हैं, यानी अनुपयोगी पाठ्यक्रम है, व्यर्थ की चीजें भी हमारे पाठ्यक्रम में बहुत सारी चीजें जो हैं रहती हैं जिससे ये दिक्कतें होती हैं, और उद्देश्य पर्पज को ये पूरा नहीं कर पाता है, और प्रॉब्लम ऑफ इनडिसिप्लिनिटीज यानी अनुशासनहीनता, तो माध्यमिक शिक्षा की ये सारी समस्याएं हैं। कह रहा है कि मॉन्टेसरी द्वारा लिखित पुस्तक है, द बुक रिटन बाय मॉन्टेसरी इज। तो स्टूडेंट्स आई वांट टू टेल यू कि द मॉन्टेसरी मेथड
द मॉन्टेसरी मेथड, द सीक्रेट ऑफ चाइल्ड, द डिस्कवरी ऑफ चाइल्ड, ये सारा वर्क जो है ये मॉन्टेसरी का है। तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। द राइट आंसर विल ऑल ऑफ दिस एबव, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हु वर द चेयरमैन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन? सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन का चेयरमैन कौन था? तो ऑप्शन अब देखिए, कह रहा है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन कब का? 1952-53 का। अब 1952-53 का जो ये सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन था, ये डॉक्टर लक्ष्मण, मैंने पहले ही बता दिया कि डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, ये मुदालियर आयोग था। आपको बता दूं स्टूडेंट्स, वही इसके वो थे, अध्यक्ष थे। और इन्होंने 52 से लेके कुछ जो टाइम लिया था, एग्जैक्टली अभी थोड़ा सा दिमाग में क्लिक नहीं कर रहा है, तो 52 से लेके जो है स्टूडेंट्स, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि जो ये मतलब इनके अध्यक्षता में ये बातें हुई थी, तो ये 52 से लेके 54 के आसपास तक ये इन्होंने पूरा काम किया था इस पे। 52-53 का इसको कहा जाता है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन रिपोर्ट। इसी को पढ़ने के बाद मैंने आपको पिछले प्रश्न का उत्तर दिया था, पूरी रिपोर्ट को थोड़ा सा अच्छे से खंगाला था, तो मुझे पता चला था कि 1:3 की बात वो करते हैं बॉयज और गर्ल्स के एजुकेशन में के लिए, ठीक है, हायर सेकेंडरी में। तो इसमें कह रहा है कि अध्यक्ष तो डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर ही हैं, बस यही बताऊंगा। और अभी ये भी आपको बता दूं कि इन्होंने 3 लैंग्वेज सिस्टम को, 3 भाषा सूत्र, यानी जो हिंदी, इंग्लिश और तीसरा क्षेत्रीय भाषा, रीजनल लैंग्वेज, इसका सूत्र प्रतिपादित किया था। ठीक है, तो इन्होंने बहुत सारी रिकमेंडेशन की है। कभी मेरे को समय रहा तो आपको डिटेल वीडियो लेकर आऊंगा, ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है और ये जो मुदालियर आयोग की जो संस्तुति है इस पे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कभी का अगला क्वेश्चन कर रहा है, प्रॉब्लम ऑफ प्राइमरी एजुकेशन इज आर। प्राथमिक शिक्षा की समस्याएं क्या है? अब देखिए, प्राथमिक शिक्षा में क्या क्या है? भाषा की समस्या है, आर्थिक समस्या है, प्रशिक्षित अध्यापकों का अभाव, सभी सही, एकदम बिल्कुल सही। सभी का ये जो है कि भैया प्राइमरी में क्या है, लैंग्वेज, बच्चा भाषा नहीं समझ पा रहा है, अभी शुरू में आया है, हिंदी बोलना पड़ रहा है स्कूलों में, भोजपुरी भाषी का क्षेत्र में उदाहरण दे रहा हूँ। आर्थिक गरीब है तो नहीं जा पा रहा है, अब प्राइमरी में स्कूल में टीचर ही नहीं है, स्कूल खाली पड़ा, 1-2 टीचर पढ़ा रहा है, तो ये सब समस्या प्राथमिक विद्यालय में है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, द एम ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, यानी माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। तो क्या उद्देश्य नहीं है? छात्रों में नेतृत्व की क्षमता का विकास करना, बिल्कुल उद्देश्य है। बी कह रहा है छात्रों को उच्च शिक्षा योग्य बनाना, बिल्कुल ये भी उद्देश्य है। छात्रों में व्यवसायिक कुशलता की उन्नति, तो कह रहा है व्यवसायिक कुशलता के लिए, तो ये जो है 10th के बाद ही व्यवसायिक कुशलता के लिए जो है उपयोग, जो बच्चों को रेडी करना, तो माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य ये जो क्या कह रहे हैं कि सीनियर सेकेंडरी यानी जो है आपका, इसमें तो है व्यवसायिक कुशलता की उन्नति करना। तो अगर जो मैं बात कहूं तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, जब ये जो कह रहा हूं कि इसका अगर देखिए व्यवसायिक कुशलता की उन्नति की बात करें तो बिल्कुल 10th के बाद ही ITI जैसे कोर्सों को भी लॉन्च किया गया है, जिसका मकसद है बच्चों को व्यवसायिक शिक्षण प्रदान करना है, ताकि वो अपने क्षेत्र में किन्हीं खास स्किल्स को सीख कर अपने क्षेत्रों में काम करें। तो मेरे हिसाब से राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये सारी विशेषताएं हैं सेकेंडरी एजुकेशन की, सारा उद्देश्य है। ठीक है, ये सारा करना, तो उपरोक्त में से कोई नहीं, इसमें से जो लिखा है ये उद्देश्य नहीं है, तो ये सारा उद्देश्य है, तो मेरे हिसाब से आंसर डी सही होगा। चलिए, आप कह रहा है प्री प्राइमरी एजुकेशन बिगिन, पूर्व प्राथमिक शिक्षा कब से स्टार्ट होती है? तो अगर मैं बात करूं कि प्री प्राइमरी एजुकेशन जो है वो आपका स्टार्ट हो जाता है चाइल्डहुड से। कब से स्टार्ट हो जाता है? बचपन से, बाल अवस्था जो कहता है चाइल्डहुड। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आपका चाइल्डहुड। ठीक है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बाल अवस्था से। ठीक है, ये आप इसको फ्रॉम चाइल्डहुड आप समझेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा था, कौन सा हस्त कार्य द्वारा शिक्षा देने के समर्थक है? तो आपको बताऊं, हस्त कार्य द्वारा महात्मा गांधी का जब आप शिक्षा वो पढ़ेंगे, शिक्षा पे विचार पढ़ेंगे, तो उन्होंने कहा है बच्चों से समान, बच्चों की कुशलता का प्रयोग करना चाहिए, उनको नए स्किल सिखाना चाहिए, उनको कुछ वर्क, उनको कुछ पारिश्रमिक देना चाहिए उनके कार्यों के लिए, उनकी रुचियों को बढ़ाना चाहिए, और जिससे वो अपने साथ ही साथ वो किसी कुशल हो सके। तो इन्होंने हस्त कार्य द्वारा शिक्षा देने की वकालत भी की है महात्मा गांधी ने, तो इसका राइट आंसर महात्मा गांधी ही होगा, सपोर्टर ऑफ टीचिंग बाय हैंडवर्क। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, व्हाट इज न्यू एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन सिस्टम अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020। तो एनईपी 2020 के हिसाब से संरचना क्या है? तो मैं आपको स्टूडेंट्स बता दूं, एनईपी के हिसाब से संरचना है 5+3+3+4, और ये जो 10+2 एजुकेशन सिस्टम था, तो ये इसको जगह पे ये कह रहा है कि अब ये क्या है, जो 5+3+3+4 यानी 1 से मतलब प्री प्राइमरी से, यानी जो नर्सरी केजी से लेकर 5 साल जो होगा वो 2 तक की शिक्षा प्राप्त करेगा, यानी जो प्रथम 5 साल होगा बच्चा 2 तक की शिक्षा प्राप्त करेगा। फिर जो दूसरा 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब 2 से 3 5 तक, तब जब 3 साल और पूरा करेगा तो 5वीं तक की शिक्षा प्राप्त करेगा, फिर 3 करेगा तो 8वीं तक जाएगा, और फिर 4 करेगा तो 8 4 12वीं तक की शिक्षा इस संरचना पे वो पूरी करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हायर एजुकेशन इज कॉल्ड, उच्च शिक्षा को क्या कहते हैं? अब हायर एजुकेशन को क्या कहते हैं? यूनिवर्सिटी एजुकेशन कहते हैं। कोई इसमें आपको संकोच नहीं होना चाहिए, उच्च शिक्षा जो है वो विश्वविद्यालयी शिक्षा है, और जो स्कूली विद्यालयी शिक्षा है तो प्राइमरी स्कूलिंग, फिर हायर जो सीनियर एजुकेशन है, सीनियर सेकेंडरी वाला जो पैटर्न है वो विद्यालयी शिक्षा तक सीमित है। ओके, चलिए अगला तीसरा प्रश्न क्या कर रहा है, एनसीईआरटी वाज एस्टैब्लिश्ड, एनसीईआरटी का स्थापना कब हुई? अब स्टूडेंट जो एनसीईआरटी की गठन हुआ है वो देखिए,
अब इस क्वेश्चन में इतना जो भी मतलब बता रहा हूं, इसका एग्जैक्टली गठन 27 जुलाई 1961 को हुआ है, ठीक है। तो राइट आंसर ही 27 जुलाई 1961, 27 जुलाई। ओके, आप याद रखिएगा। अगर ऑप्शन आ जाता है 27 जुलाई 28 जुलाई, कंफ्यूजन के लिए आप तो इस तरह के प्रश्न आ रहे हैं, तो आप याद रखिएगा 27 जुलाई 1961 को इसको स्थापित किया गया। और एनसीईआरटी का पूरा नाम क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है। ये स्वायत्त संस्था यानी भारत सरकार के अंदर फ्री बॉडी है, ठीक है। ये अपने आप काम करती है। और इस समय 2022 तक अभी तक जो एनसीईआरटी का डायरेक्टर है, आप याद रखिएगा, उनका नाम रोशन है। तो रोशन इज द डायरेक्टर ऑफ एनसीईआरटी सिंस 2022 से अभी तक जो एनसीईआरटी का डायरेक्टर है वो रोशन जी है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच वन इज नॉट अमंग द फर्स्ट यूनिवर्सिटी टू ओपन इन इंडिया? भारत में इसमें से कौन सी सबसे पहली यूनिवर्सिटी नहीं है, मतलब शुरुआती यूनिवर्सिटियां नहीं है? तो मैं आपको बता दूं, जो स्टूडेंट सबसे पहले की बात करें तो वो बस कोलकाता है। सबसे पहली यूनिवर्सिटी है वो कोलकाता है। लेकिन इसके साथ ही साथ ये वुड डिस्पैच, जो वुड का घोषणा पत्र आया था, उसमें इसकी संतुति की गई थी। और कोलकाता में पहला विश्वविद्यालय जो है वो कोलकाता में ही खोला गया, ठीक है। जो कोलकाता में इसको खोला गया, तो जो मैं बता रहा हूं कि इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया 24 जनवरी 1857 को। इसकी स्थापना की गई 1857 में। कब? 24 जनवरी को, ठीक है। तो आप 24 जनवरी, अगर आप कॉपी पेन लेके नोट भी कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और इसके लिए जो जमीन दी थी वो महाराजा महेश्वर सिंह बहादुर जी ने दी थी, जो इस समय दरभंगा के महाराजा थे, ठीक है। तो महाराजा महेश्वर सिंह बहादुर थे, वो दरभंगा के महाराजा थे। उन्होंने इसके लिए कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना करने के लिए अपनी जमीन दी थी। तो ये पहला विश्वविद्यालय हुआ। लेकिन अब पूछा कौन नहीं था, तो कलकत्ता विश्वविद्यालय। आप मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। कलकत्ता विश्वविद्यालय के साथ साथ इसमें मुंबई में और चेन्नई, इसको कई जगह मद्रास भी लिखता है, तो चेन्नई मुंबई में भी विश्वविद्यालय खोलने की वकालत की गई थी, वुड डिस्पैच में सिफारिश की गई थी। तो ये तीनों हो जाएंगे। और जो लाहौर वाला, अब देखिए जो राइट आंसर आपका आ जाएगा वो हो जाएगा लाहौर विश्वविद्यालय। प्रथम विश्वविद्यालयों में नहीं था, लेकिन अगर पूछा एकमात्र प्रथम विश्वविद्यालय क्या था तो वो कोलकाता था। कोलकाता में खोला गया था। क्या था? उसका ईयर भी बता दिया था, 1857 में खोला गया था, ठीक है। तो लाहौर आपका सही आंसर होगा कि इसमें से कौन नहीं है शुरुआती यूनिवर्सिटी, तो लाहौर विश्वविद्यालय नहीं है भैया। और वो अब तो पाकिस्तान में भी है। एमएचआरडी वाज एस्टैब्लिश। अब देखिए एमएचआरडी क्या है। अब देखिए छात्रों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एमएचआरडी जो है उसका पूरा नाम है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। और ये 1985 में इसकी स्थापना की गई। 1985 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना की गई। लेकिन ये कब तक चला? ये 2020 तक ही चला। इसका नाम एमएचआरडी कब तक रहा? 2020 तक रहा। 26 मत समझिएगा, ये 2020 है, ये 2020 तक रहा, ठीक है। अब 2020 में इस एमएचआरडी का नाम ही बदल दिया गया। एमएचआरडी का नाम बदल के 2020 में क्या कर दिया गया है? इसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है। इसका नाम अब क्या हो गया है? शिक्षा मंत्रालय हो गया है। तो कब बदला गया इसका नाम? अभी ये भी क्वेश्चन पूछा रहा है, तो 2020 में बदल दिया गया। तो ठीक है, आप याद रखिए 2020 में। ओके, चलिए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू हुआ। अब आरटीई कब लागू हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है स्टूडेंट्स। ये सब प्रश्न आपको छोड़ने ही नहीं चाहिए। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं इस तरह के प्रश्न। तो आपका इसका सीधा आंसर है 2010 में। और इसमें क्या कहा गया कि जो हर बालक का शिक्षा का अधिकार है, जो 14 वर्ष तक का है। और इसमें यह भी व्यवस्था की गई कि जो प्राइवेट स्कूल भी है वो 25% सीट गरीब छात्रों के लिए रिजर्व रखेंगे, जाति के लिए नहीं, बस गरीब छात्र चाहे वो किसी भी क्लास का हो। तो वीकर सेक्शन के लिए 25% सीट रिजर्व करने की व्यवस्था है। आज भी इस व्यवस्था के अंतर्गत आप गरीब है या आपके घर के अगल बगल का कोई गरीब है तो आप उसको जैसे शहर में नामे प्रतिष्ठित कॉलेज में भी अपना फॉर्म भर के अप्लाई कर सकते हैं और इस आरटीआई के अंतर्गत उसको अप्लाई करके उसमें निःशुल्क एडमिशन पा सकते हैं। 25% सीट कॉलेजों को स्कूलों को बुक करना होता है, बुक रखना है इसी के लिए। अगर आप और हम लोग ये सब जानते नहीं है और उसमें एडमिशन लेने गरीब होने के नाते जाते नहीं है, तो आज से याद रखिएगा किसी की भी मदद करनी हो, किसी आपका सपना किसी भी बच्चा प्रतिभावान हो तो आप किसी विद्यालय में पढ़ाना चाहते हैं तो आप उसके अंतर्गत आरटीई के अंतर्गत एक एप्लीकेशन लेकर उसमें अप्लाई कर सकते हैं जब उस स्कूल के फॉर्म आते हैं। चलिए, आप उसकी डिमांड भी कर सकते हैं और आपको वो स्कूल मना नहीं कर सकता आपके बच्चों को एडमिशन देने से, बशर्ते उस विद्यालय में 25% सीट फुल ना हो गई हो, भर ना गई हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्व शिक्षा अभियान कब आया था? तो सर्व शिक्षा अभियान की बात करें तो ये जो सर्व शिक्षा अभियान है ये 2001 में आया था, ठीक है। ये कब आया था? 2001 में, ठीक है। सर्व शिक्षा अभियान 2001 में, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रॉब्लम ऑफ हायर एजुकेशन। अब हायर एजुकेशन की समस्या नहीं है, तो उद्देश्य की समस्या बिल्कुल है, ये भी है। अनुशासन की समस्या ये भी है। कह रहा है पाठ्यक्रम की अनुपेक्षता ये भी है। और लास्ट आंसर है डी, भाषा की समस्या। तो भाषा की कोई समस्या नहीं है, जो तीन होंगे तो ये तीनों है। उच्च शिक्षा की ये समस्याएं हैं कि भैया उद्देश्य नहीं है, कैसा क्यों पढ़ रहा है, कहां पढ़े जा रहे हैं, बीए करे जा रहे हैं, एमए जा रहे हैं, कुछ उद्देश्य ही नहीं क्या करना है। तो थोड़ा सा स्पेसिफिक होना पड़ेगा। ये सब समस्याओं को सॉर्ट आउट करने के लिए नए कोर्सेज, टेक्निकल कोर्सेज, रुचियों को बदल के कोर्सेज, रुचियों के अनुरूप कोर्सेज, ये सारे हैं। तो त्रिभाषा समस्या उच्च शिक्षा की समस्या नहीं है। ये तो अच्छी बात है, समस्या नहीं है। प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ होती है। अब ये प्रश्न ये शायद बाल अवस्था से होती है, इसका सीधा आंसर आप डालिए। पेट में से छोटा, अरे प्राथमिक शिक्षा जब बच्चा बचपन में रहता है ना तो बाल अवस्था
से ही उसका वो स्टार्ट होता है। ठीक है, चलिए तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो प्राइमरी एजुकेशन जो है वो 5 से 7 साल तक माना जाता है। आप याद रखिएगा, इसको एलिमेंट्री एजुकेशन भी कहते हैं। और ठीक है, और ये 11 से मतलब 5 से 7 साल बच्चा जो एजुकेशन प्राप्त करता है, 5 से 7 साल की उम्र तक नहीं, 5 से 7 साल, यानी वो 11 से 13 साल की उम्र में जो 5 से 7 साल, 7 से 8 साल जो शिक्षा प्राप्त करता है वो प्राथमिक शिक्षा कहलाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या करा है, विच वन इज अ फॉर्म ऑफ यूनिवर्सिटी। अब विश्वविद्यालय का एक स्वरूप है, तो आवासीय विद्यालय, आवासीय विश्वविद्यालय का उदाहरण क्या है, जिस विद्यालय में आवास हो। अब आपका गोरखपुर विश्वविद्यालय भी इसमें आ जाता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण बीएचयू है। अब कह रहा है एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी, ये भी एक उदाहरण है। डीम्ड यूनिवर्सिटी, ये भी उदाहरण है। तो आपका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा था, एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई। अब एनसीईआरटी की स्थापना मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, अब ये 27 जुलाई 1961 को हुई। इसकी स्थापना 27 जुलाई 1961, याद रखिएगा। अगर डेट में आजकल डेट भी पूछा है और 61 जुलाई अगस्त सब महीना दे रहा है, तो 27 जुलाई 1961 में एनसीईआरटी की स्थापना हुई, याद रखिएगा। चलिए हाँ, अगला प्रश्न कर रहा है सीबीएसई की स्थापना कब हुई। अब बता दे रहा, अगला प्रश्न जो है सीबीएसई की स्थापना। देखिए प्रश्न बहुत ही थोड़ा सा अलग तरीके का, अगर हम विकिपीडिया पे जाके सीबीएसई की हिस्ट्री पढ़ने की कोशिश करते हैं तो वो कहता है हमारी स्थापना 2 जुलाई 1929 में हो गई थी, लेकिन ऑप्शन तो देखिए 62 दिया है। अब आपको स्टूडेंट्स बता जाऊंगा कि सीबीएसई जो है इसमें 27,000 स्कूल भारत में सीबीएसई के चलते हैं, और 27,000 से ज्यादा ही चलते होंगे, प्लस चलते हैं, 27,000 प्लस कहें तो ज्यादा सही होगा। इसकी स्थापना जो है वो 2 जुलाई 1929 को ही हो गई थी, 1929 को हो गई थी। ठीक है, लेकिन जो ऑप्शन को देखें तो उसके अनुसार जो सही उत्तर है वो हो जाएगा इसके साथ 1962। अब ये जो 3 नवंबर 1962 जो है, इसमें इसकी स्थापना नहीं हुई थी एग्जैक्टली अगर हम कहें, क्योंकि ऑप्शन हमारे पास यही है, तो 62 में इसका पुनर्गठन कर दिया गया था। और इसका जो पूरा मतलब इसको 52 में एनसीईआरटी का नाम दिया गया। 52 से पहले ये दूसरे नाम से चलता था। उसका नाम भी बता देता हूं कि बोर्ड ऑफ स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन इसका नाम था 1929 से। तो 52 में इसका नाम सीबीएसई रखा गया, और इसकी जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है उसको सेट किया गया 1962 में। तारीख थी 3 नवंबर 1962। इसको रीडिजाइन किया गया, रिकॉन्स्टिट्यूटेड किया गया 3 नवंबर 1962 को। तो इसके हिसाब से राइट आंसर हो जाएगा, इसको पूरा संशोधन करके इसकी रीस्थापना की गई। ठीक है, 3 नवंबर 1962 को। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, नवोदय विद्यालय संबंधित है। तो नवोदय विद्यालय में आप जानते हैं स्टूडेंट्स, आप भी ने बचपन में फॉर्म भरा होगा, कोशिश सुना है तो जरूर होगा। तो ये प्राथमिक से शिक्षा नहीं देता, ये माध्यमिक से, ये 6वीं से इसमें एडमिशन शुरू होते हैं, तो ये माध्यमिक शिक्षा से संबंधित है। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से 103 का प्रीवियस ईयर पेपर के 40 क्वेश्चन किया, और इसके साथ ही साथ मैंने कोशिश की कि आपको ढेरों जानकारियां दूं जिससे आपका पेपर बहुत ही अच्छा हो। आशा करता हूं आपको मेरा वीडियो लेक्चर पसंद आ रहा है। स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड्स से शेयर करिए, ताकि सबको इसका बेनिफिट मिले, अपने फ्रेंड्स। और मुझे सपोर्ट करिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए ऐसा करिए। मैं बहुत मेहनत से इस वीडियो को आपके लिए प्रिपेयर किया है, मैंने इसमें बहुत सारा रिसर्च किया, मैंने कोशिश किया कि बिल्कुल जीरो एररलेस इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करूं। ठीक है, तो फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम लिंक है, आप उसको जाके ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आपने हमारा EDU 101 और 102 का वीडियो नहीं देखा है तो वो भी जाके देख लीजिए, क्योंकि कई बार दूसरे प्रश्न पत्र के प्रश्न इस प्रश्न पत्र में रिपीट कर जाते हैं। आपके समय के लिए आपको धन्यवाद। आपकी परीक्षाओं के लिए आपको गुड लक। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।